बच्चों शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है इंडियन पैनल कोड। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के रिलेशन पढ़ेंगे उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जो कि है पाकिस्तान और चाइना। बराबर से जो बोलता जा रहा हूँ सुनते जाना, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मैं इस चैप्टर में आपको इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाऊँगा। बताऊँगा कि ये दो देश इंडिया से कैसे अलग है और कैसे सिमिलर है। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी है। पहला सवाल ये उठता है कि सर ये दो ही देश क्यों इंडिया का कंपैरिजन करने के लिए? तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो तीनों कंट्रीज़ एशिया की है, दूसरा पाकिस्तान तो इंडिया से ही अलग हुआ है इसलिए, और चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन का बेस ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए कंपैरेटिव वहाँ पे करना ज़्यादा सही रहता है जहाँ बेस सेम हो। आज ये सपोज करो इंडिया को कंपेयर करूँगा सिंगापुर के साथ, वो बोलेंगे भाई हम तो बहुत आगे। तो बोला तुम्हारे जैसे सिंगापुर तो हमारे यहाँ हर साल जन्म ले रहा है, ठीक है। तो अगर इतने छोटे से देश के साथ कंपेयर करूंगा, तुम कहोगे हमारे यहाँ डेवलपमेंट इतना है, हमारी रोडें इतनी है, हमारे यहाँ इतनी साफ सफाई है, ठीक है बढ़िया बातें है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि इतने छोटे देश को संभालना और इतने विशाल देश को संभालना फ़र्क तो होता है। इसलिए कंपैरिजन तभी बढ़िया हो पाएगा जब चाइना ले अपन, तो ही मजबूती आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी पॉपुलेशन अच्छी है, वहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, दोनों फर्स्ट और सेकंड पे है। फर्स्ट पे इंडिया है, अब पहले चाइना था, और अब सेकंड पे चाइना है, पहले सेकंड पे इंडिया था। तो ये दो कंट्रीज़ का कंपैरिजन करना बिल्कुल सही भी बैठेगा, इसलिए इनके साथ कंपैरिजन पढ़ाया गया। एक रीज़न ये भी है, पॉपुलेशन एक रीज़न है। एक रीज़न ये भी है कि ये तीनों कंट्रीज़ को आज़ादी एक ही समय में मिली है। इंडिया 47 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 47 में इंडिया से अलग हुआ, और चाइना को भी आज़ादी 49 में मिली है। तो ऑलमोस्ट तीनों कंट्रीज़ का डेवलपमेंट पाथ एक ही समय पे स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये तीन कंट्रीज़ का कंपैरिजन आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। सामने देखना, मैं आपको 5 अलग अलग इंडिकेटर्स के हिसाब से कंपैरिजन करके बताऊंगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से, इनके जीडीपी के ग्रोथ रेट के हिसाब से, इनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, इनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल, कहाँ बर्थ रेट कैसी है, डेथ रेट कैसी है, ऐसे अलग अलग कितने इंडिकेटर्स पे बात करूंगा। खाना अब बात मत करना, कितने अलग अलग इंडिकेटर्स पे बात करूंगा मैं? 5, और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलो सबसे पहले मैं टिक करना है इनका बेसिक। पहले तीनों का इंडिपेंडेंस कब हुआ ये तो बता ही दिया मैंने अभी। 5 ईयर प्लान तीनों जगह पे चलते हैं, कहाँ कितने 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुए, ये थोड़ा बेसिक टिक कर लो पहले तुम। देखो इंडिया पाकिस्तान से अलग हुआ 47 में, और कम्युनिस्ट चाइना एग्जिस्टेंस में आया 49 में रिवॉल्यूशन के बाद। तो एक तरीके से 49 में इनको आज़ादी मिली, 47 में हमें मिली। नेक्स्ट, ऑल दीज कंट्रीज स्टार्टेड प्लानिंग ऑन सिमिलर लाइंस। तीनों ही जो कंट्रीज़ है उनका प्लानिंग का कमीशन सेम था, और तीनों ही 5 ईयर प्लान बनाते थे। अब कितने कितने 5 ईयर प्लान हो गए ये टिक कर लो तुम। इंडिया ने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए 51 में, अंडरलाइन करो। चाइना ने किए 53 में, और पाकिस्तान ने किए 56 में, अंडरलाइन कर लो। ये इनमें सिमिलैरिटीज़ हो गई। कितने कितने 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गए ये भी टिक करो। पाकिस्तान 11 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुका है, चाइना 12 कंप्लीट कर चुका है, 13वें पे काम कर रहा है, और इंडिया के भी 12 कंप्लीट हो गए। लेकिन इंडिया 13वें पे काम नहीं कर रहा है, रीज़न आपको पता है, क्योंकि इंडिया में अब 5 ईयर प्लान का सिस्टम ख़त्म हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन की जगह अब क्या आ गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग आने के बाद प्लानिंग कमीशन खत्म, तो 5 ईयर प्लान का सिस्टम अब हमारे देश में एग्जिस्ट, याद है ना सबको बराबर। तो इसलिए अब हमारे यहाँ 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गए। चाइना में भी 13 हो गए, अब 12 हो गए, 13वें पे है, और वहाँ अभी भी 5 ईयर प्लान चल रहा है। तो याद रखना ये थोड़ा बेसिक कि यहाँ 11, यहाँ 12 12 याद रखोगे, और तीनों जगह 5 ईयर प्लान का सिस्टम चलता है। अब मैं आपको एक एक अलग अलग बैकग्राउंड के ऊपर बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा मेन चाइना का, पाकिस्तान का नहीं बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो इंडिया का ही है।
47 में इंडिया से आज़ाद हुए, इंडिया आज़ाद हुआ और वहीं से पाकिस्तान अलग हुआ, पार्टीशन हुआ। तो पार्टीशन के पहले जो इंडिया की हिस्ट्री है वही पाकिस्तान की हिस्ट्री है, अलग तो है ही नहीं। और इंडिया की हिस्ट्री मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा दिया कि कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया, कैसे उससे पहले इंडिया एक रिच नेशन था, है ना, और 200 साल गोरों ने राज कर करके कैसे हमारी इकोनॉमी को ख़त्म करा, कैसे हमारे एग्रीकल्चर को वो लोग ऊपर से बिल्कुल नीचे लिया है, स्टेगनेशन में चला गया हमारा एग्रीकल्चर। तो वो सब चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रॉय करी, कैसे हमारा लिटरेसी रेशो मात्र 16% था जब ये छोड़ के गए। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, एक और बात सुन लो, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन बना तो चाइना या पाकिस्तान पे से बनने के चांस ज़्यादा है, इंडिया पे से नहीं बनेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में मैं 8 चैप्टर आपको इंडिया के ही पढ़ा के आया हूँ। तो इसमें अधिकतर तुम देखोगे ना, पिछले अटैम्प्ट का भी 2017 से इंडियन इको जुड़ी है, 2017 से तुम लोग पेपर को ट्रैक करोगे 6-7 साल के, तो आप लोग देखोगे कि अधिकतर बार क्वेश्चन पाकिस्तान चाइना से ही पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले समझाता हूँ किसका, चाइना का। देखो सामने देखो, चाइना में शुरू से और आज तक भी एक ही पार्टी ने रूल किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कौन सी पार्टी? और आपको कम्युनिस्ट पार्टी के थोड़े अंश इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिया में 2 कम्युनिस्ट पार्टी है, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, इनका क्या वजूद है अब इंडिया में थोड़ा बता दूं मैं आपको कि ये वेस्ट बंगाल में काफ़ी टाइम तक CPI ने रूल किया, अभी तो ममता बनर्जी है वहाँ पे। उसके पहले केरला में रूल किया, अभी केरला में CPIM की ही गवर्नमेंट है। ठीक है, केरला में लेफ़्ट गवर्नमेंट है, तो ये सारी लेफ़्ट की पार्टीज़ है। तो क्या है कि पूरे वर्ल्ड में 2 तरह की आइडियोलॉजी चलती है, एक लेफ़्ट और एक राइट, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में प्योरली लेफ़्ट और राइट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ झुकाव होता है कांग्रेस और दूसरी पार्टी का, और राइट की तरफ थोड़ा होता है बीजेपी का। तो 2 तरह की आइडियोलॉजी चलती है पूरे वर्ल्ड में, राइट विंग आइडियोलॉजी और लेफ़्ट विंग आइडियोलॉजी। क्या होती है ये आइडियोलॉजी, थोड़ा सा इसमें है तो बताना ज़रूरी है। राइट विंग आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि भैया जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, मैं जिस धर्म को फॉलो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जिस आइडियोलॉजी में विश्वास रखता हूँ वो सही है, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँगा, ये राइट विंग हो गया। लेफ़्ट की जो आइडियोलॉजी होती है वो नॉर्मली क्यूमुलेटिव होती है, वो सबको साथ लेके चलने की होती है, तो ये लेफ़्ट। लेकिन इंडिया में प्रॉपर राइट कोई भी नहीं है और प्रॉपर लेफ़्ट कोई भी नहीं है, ये मैं आपको पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ, राइट और लेफ़्ट। अब वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक तरीके से हुई आइडियोलॉजी कौन सी, राइट वाली कम्युनिस्ट पार्टी, और यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी वो लेफ़्ट की आइडियोलॉजी पे है। ठीक है, चाइना में कम्युनिस्ट का मतलब क्या है कि भैया जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो एक ही पार्टी है वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और अच्छा एक और बात सुनो, वहाँ पे कम्युनलिज्म का मतलब किसी रिलीजन से बिल्कुल नहीं है। इंडिया में वो चीज़ रिलीजन वाली हो जाती है, वहाँ पे उनका कम्युनिस्ट से मतलब कल्चर से है, कि अगर आप चाइना में पैदा हुए हो तो आपको चाइना का कल्चर मानना पड़ेगा, चाइना की जो भी सभ्यता है वो माननी पड़ेगी, आपको चाइना का कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। उसका मतलब रिलीजन से नहीं है, भले कोई भी आपका रिलीजन हो, आप जिस भी रिलीजन को मानो, लेकिन आपकी कल्चरल आइडेंटिटी कैसी होगी, चाइना वाली। तो वहाँ वो कम्युनिस्ट पार्टी ये मानती है। तो अगर वो इस तरीके से सोचती है तो वो कम्युनल हो गया भैया। तो कम्युनल होने का मतलब वहाँ पे किसी रिलीजन से नहीं। हमारे यहाँ लेकिन अलग हो जाता है कि अगर मैं कम्युनल हूँ तो इसका मतलब मैं अपने धर्म को सब कुछ मानता हूँ, बाकियों को कुछ नहीं मानता। और मैं अगर सेक्युलर हूँ तो मैं अपने धर्म को मानता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं दूसरे धर्म की इज्जत करता हूँ, तो वो एक तरीके से सेक्युलर हो गया। ये हमारे यहाँ का है। अब फिर चाइना पे आते हैं वापस। तो चाइना में एक ही पार्टी ने रूल किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आज भी जो उनका प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ठीक है, तो वो जो है शी जिनपिंग, ठीक है, जो भी है वो भी किस पार्टी के है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, अब इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। सामने देखो, इनकी
49 में ये आज़ाद हुए और 58 के आसपास ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आए अपने देश में, जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या नाम था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। एक मूवमेंट था, मूवमेंट ये क्या था? एक इस मूवमेंट में इन्होंने क्या किया, बराबर से सुनना। आया है कोई? अच्छा अच्छा, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो क्या है, सामने देखो कि इस मूवमेंट के तहत, सामने देखना बिल्कुल, इस मूवमेंट के तहत चाइना का एक स्ट्रॉन्ग मैन था माओ जेडोंग, जिन्होंने इनकी आज़ादी में भी बहुत एफर्ट्स लगाए थे, माओ जेडोंग। अब ये नाम थोड़ा ऐसा ही लगेगा, ठीक है, चाइना के नाम है, ठीक है, तो है ना स्नेहा, उनको भी स्नेहा याद रखने में दिक्कत होती होगी, बट रखते ही है ना, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ के जो नाम है उनके लिए भी वैसे ही होंगे, तो याद रह जाएंगे, मुझे भी तो याद रहे माओ जेडोंग। चलो, अब ये माओ जेडोंग जो थे चाइना के स्ट्रॉन्ग मैन थे, इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया पूरे चाइना में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, इसमें सब लिखा हुआ है, अभी सब मैं टिक विक करा दूंगा, आप बस सामने देखो। इस मूवमेंट में इन्होंने क्या कहा कि भैया हम लोग चाइना में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और एट द सेम टाइम फार्मिंग भी करेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा चाइना की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे जल्दी से जल्दी। उसके लिए क्या करेंगे कि आपके पास जितनी भी खेती की ज़मीनें हैं, तो सरकार ने अपने हिस्से में, अपने कंट्रोल में ले ली सारी ज़मीनें, बोला आप इस पर खेती करोगे लेकिन ऑनरशिप आपकी नहीं है, ऑनरशिप हमारी। ऐसा एक कानून आपको याद आएगा, भारत भी लाया था, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हो सके। पढ़ाया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, ठीक है, कि ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया था, टीनेंसी रिफॉर्म लाए थे, लैंड होल्डिंग का, लैंड सीलिंग का कानून लाए थे, याद है? तो आपने यहाँ क्या है कि यार बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर वगैरह में इतना फंस के, और वो चीज़ नहीं, तो वो उस समय अगर वो कानून आ गया होता ना, तो हमारे यहाँ इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता थोड़ा। क्या हो जाता? अब तो इम्पॉसिबल है आज की तारीख में तो ये सब चीज़ें करना, कोई मानेगा 1 इंच कोई ना छोड़े, ठीक है। अभी तो ऐसी हालत है कि वो हमारे घर में अगर 4 लोग की मिल के जगह है ना, वो तो अभी एक का घर अगर इधर है और उसके हिस्से में ये नीचे की जगह है, ठीक है, और एक का घर उधर है, अब उसके पास 2 गाड़ी है, तो उसने एक गाड़ी अपने हिस्से में और एक इधर लगा दी, और इसके पास नहीं है तो खाली रहेगी। लेकिन वो गया, भैया यहाँ क्यों लगा दी गाड़ी? बोला भाई खाली तो है ये जगह, घर के अंदर की बता रहा हूँ मैं। तो ऐसी हालत है, इंचों के लिए भी लड़ने मरने को तैयार हो जाते लोग, कहाँ कोई ज़मीन छोड़ेगा। और चाइना में लोगों ने ज़मीन छोड़ दी उस समय, इसके कहने पर, माओ जेडोंग, इसीलिए कहा ना स्ट्रॉन्ग मैन था ये, लोग मानते थे इसकी बात। अब इसे सारी ज़मीनें ले ली पहले स्टेट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। उसके बाद आपको जो खेती करने के लिए ज़मीन मिली है उसमें आप खेती करो, और जो एक्स्ट्रा लैंड है वो सरकार को दे दो। सरकार ने वो सारी एक्स्ट्रा लैंडों के ऊपर इंडस्ट्री डाल दी, छोटी छोटी इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री में भी आपको ही काम मिलेगा, उसके ऊपर भी आप कमाओगे, और जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ से कमाएगा, ठीक है। ऐसे करके क्या हुआ कि एग्रीकल्चर भी बढ़ा और इंडस्ट्री भी बढ़ी, इसका फ़ायदा हुआ इनको। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनको ज़मीन की शॉर्टेज पड़ने लगी, क्योंकि ज़मीन आज आप देखोगे तो वैसे भी चाइना में कल्टीवेटेड एरिया बहुत कम है। अभी मैंने इसमें डेटा भी दिया है, आगे बताऊंगा मैं आपको, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद इंडिया के मुकाबले में चाइना में 40% ही कल्टीवेटेड लैंड है। तब इंडिया में 100 एकड़ ज़मीन अगर उपजाऊ है तो चाइना में 40 एकड़ ही है। एग्जैक्ट डेटा तो मैंने इसमें दिया है अभी। तो उनके यहाँ क्या कल्टीवेटेड एरिया भी कम था, और जो था उसमें भी उन्होंने इंडस्ट्री का उनको चुल मचा, तो उन्होंने इंडस्ट्री डाल ली। तो उन्होंने क्या करा, कम ज़मीन में ज़्यादा खेती करने की कोशिश करी, और वो उनको जितनी आती थी उन्होंने करी, बाकी उन्होंने रशिया वगैरह से एक्सपर्ट्स बुलाए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, इसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। और वो लोग आए सारे एक्सपर्ट्स, तो लोग बताते थे भैया कि इतनी कम एरिया में ज़्यादा खेती कैसे करें, और जो ज़मीन उपजाऊ भी नहीं उसे उपजाऊ कैसे बनाएं। वही वो केमिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग और वो सब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वगैरह यूज़ करके जैसे तैसे इन्होंने शुरू किया।
अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था ना, उस स्पीड से नहीं बढ़ा, और इधर इंडस्ट्रियाँ बढ़िया कर रही थी काम, इंडस्ट्री में से आउटपुट निकल रहा था, लेकिन इधर एग्रीकल्चर लैंड जो थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती गई और उनकी सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह खराब होती गई। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों की फूड ग्रेन की जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई, और बहुत सारे लोग भूखमरी के कारण मर गए। कितने मरे? करोड़ों में लोग मरे। मैंने इसमें डेटा दिया है, अभी देख लेना, करोड़ों में। अब जब ये सब हुआ और ये लोगों की जब ये दुर्दशा हुई, तो जो रशिया से एक्सपर्ट आए हुए थे उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिए। उनको लगा ये बात अब हमारे पे ना आ जाए, और फिर बाद में इनकी ज़मीन को लेकर बहुत ख़राब पॉलिसी है चाइना की, इनकी ज़मीन को लेकर बहुत गंदी नज़र है, तो इनके रशिया के साथ और दूसरे देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी हो गए। अब वो बॉर्डर डिस्प्यूट होने की वजह से रशिया से जितने भी एक्सपर्ट आए थे ना, सब छोड़ के चले गए। तो वो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में इनको फ़ायदा मिला था, वो फ़ायदा मिला तो सही, लेकिन एक समय तक ही मिला। बाद में वो फ़ायदा मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। और उल्टा वो फ़ायदा किस में बदल गया? नुकसान, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान चली गई। किसके कारण? भूखमरी के कारण। ठीक है, फिर चाइना में फ्लड्स भी आए, ठीक है, सूखा पड़ा, भूखमरी आई, और उससे बहुत सारे लोगों का जान और माल दोनों का नुकसान। ठीक है, और डेटा है इसमें कितने करोड़ लोग मरे हैं उसमें। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद 30 मिलियन लाइव्स। सूखा पड़ा ना जब, ड्रॉट आया, 30 मिलियन। कितने हो गए? 30 मिलियन, 3 करोड़ हो गए। मिलियन आपके 6 जीरो और 30 में एक 7 जीरो है ना, तो कितने हो गए? 3 करोड़ लोग मर गए। कितने करोड़ लोग? और ये डेटा भी जो अवेलेबल है वहाँ से उठाया है, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं एग्जैक्ट डेटा तो इससे भी ज़्यादा है। तुम गूगल करोगे तो विकीपीडिया पे तो इससे ज़्यादा आता है डेटा। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड करके अगर अपन विकीपीडिया पे इसका पूरा एंटायर, इसका पूरा जो मैसेकर हुआ वो पढ़े तो और इससे भी ज़्यादा लोग मरे। खैर, तो ये था इनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ले लो तुम। देखो इधर इन्होंने पहले तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में स्ट्रेटिज्म मॉडल चलाया। कौन सा मॉडल? स्ट्रेटिज्म मतलब सारी ज़मीनें कंट्रोल में किसके रहेगी? गवर्नमेंट। काम आप करो, आप उस पर खेती करो या इंडस्ट्री डालो, जो भी इनकम आप कमाओगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद वो इनकम आपकी। गवर्नमेंट ने थोड़ा प्राइस को कंट्रोल में भी रखा कि कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में किस रेट में बेचोगे, किसको बेचोगे, ये सरकार बताई। वो सारी चीज़ें भी सरकार ने पहले से बता के रखी। ये भी एक अच्छी चीज़। इंडस्ट्रियाँ डेवलप हुई चाइना में बहुत सारी, और उससे जीडीपी बढ़ा इनका, ये भी अच्छी चीज़ थी। लेकिन सूखा पड़ा, एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन की डिमांड जितनी थी उतनी ये पूरी नहीं कर पाए। ये सिक्के का नेगेटिव वाला पहलू था जिसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या था ये? अब एक बार पढ़ाता हूँ, टिक करते जाओ। पहला, चाइना ने भी ग्रोथ का रिग्रेस मॉडल अडॉप्ट किया, और एक ही पार्टी चाइना में है, बता दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। नंबर 2, जितने भी इकोनॉमी में सेक्टर्स है, जितनी भी लैंड है, वो सब किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट। इस मॉडल को इन्होंने नाम दिया स्ट्रेटिज्म। क्या नाम दिया? और ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया 58 में। ये चाइना का पहला रिफॉर्म है। तो कोई आपसे पूछे चाइना का पहला रिफॉर्म कब आया, तो आप बोलोगे 58। फिर 78 में भी ये लोग रिफॉर्म लाए। और इंडिया तो कब लेकर आया? 91 में। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ा रिफॉर्म 91 में आया। इंडिया में भी बाकी छोटे छोटे, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफॉर्म ही तो था, बोलो, नहीं था? क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन? 1956 में हम इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी लाए थे, जिसमें हर इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये भी रिफॉर्म था। रिफॉर्म मतलब कोई भी बड़ा चेंज। लेकिन 91 में जो रिफॉर्म आया वो ऐसा रिफॉर्म था कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि उसके बाद से भारत की दुर्दशा ही चेंज हो गई पूरी। फिर भारत को ऐसे जानने लगे 91 के पहले का भारत और 91 के जब हमने पूरी इकोनॉमी को खोल दिया, लिबरल कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया। इसका मतलब नहीं है 91 में ही रिफॉर्म आया, उसके पहले और अभी भी रिफॉर्म आया। 2017 में जीएसटी आया, क्या था ये? रिफॉर्म था। 2016 में नोटबंदी हुई, क्या था ये? रिफॉर्म था। तो रिफॉर्म्स तो आते रहते हैं। देखो
चाइना की जो मेन रिफॉर्म आए वो 78 में आए, याद रखना। लेकिन पहला रिफॉर्म कब आया? 58 में। क्या? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और मेन रिफॉर्म कब आए? 1978 में। एग्रीकल्चर कम्यून सेटअप करे हमने और लैंड को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दी। फार्मर्स कीप ऑल इनकम, सारी इनकम फार्मर रखते थे टैक्सेस देने के बाद। फार्मर को और इंडस्ट्रियल यूनिट को बोला गया कि आप फिक्स क्वांटिटी में खरीदोगे बेचोगे और गवर्नमेंट भी प्राइस भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ठीक है। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड को थोड़ा डिटेल में समझाया है, ये टिक कर लो, बाकी कल देखेंगे। देखो, देयर वाज अ कैंपेन लॉन्च्ड इन 58 टू किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोई बोले कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड में सबसे खास बात क्या थी? बोलोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे? आपकी ज़मीनें आपसे ले ली गई, एक छोटा सा हिस्सा आपको दे दिया गया, उस छोटे से हिस्से में आप क्या करो? एक एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग करो, और जो एक्स्ट्रा लैंड है वो गवर्नमेंट ने ले ली और उसके ऊपर क्या डाली? इंडस्ट्री। जहां आपका कम्यून होगा वहीं छोटी सी क्या डाल लो? इंडस्ट्री। इससे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ कि खेती की ज़मीनें सारी खराब हो गई। पहले भी फर्टाइल नहीं थी वहाँ पे ज़्यादा, फिर और फर्टिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। और करते 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 फिर वहाँ भूखमरी जैसे हालात बने, फूड ग्रेन की कमी होने लगी। किसकी कमी होने लगी? मतलब देखो, कभी कभी ये लगता है ना कि इंडिया इस मामले में शुरू से हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी सोच फूड ग्रेन को लेकर कितनी एक जैसी रही है। तब तुम कोई भी नेता का कुछ भी देख लो, तुम फार्मर को लेकर उनका सॉफ्ट पॉइंट होगा, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि वो हमारा पेट भरता है। तो हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि किसान की ज़मीन ले ली, इंडस्ट्री डाल ली। देखो, इतना बड़ा देश है, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो मास लेवल पे उसे एक पॉलिसी बना दिया कि तुम्हारी सारी ज़मीनें दे दो, हम उस पर इंडस्ट्री डालेंगे, ठीक है। तो अब उसके खामियाजे तो उठाने ही पड़ते। फिर देखो क्या हुआ। While industrialization gave a massive boost in urban area, agriculture was revolutionized in the rural area. Nearly 26,000 communes were set up to cover the entire population. Export from Russia also played a crucial role in promoting industrialization, and these exports were withdrawn by Russia due to diplomatic conflicts. And withdrawal of export have dented the pace of industrialization, and agriculture growth was dented by severe drought in China, which claimed nearly 30 million, 3 करोड़ लोगों की जानें इसमें चली गई। ठीक है, कल देखेंगे बाकी। धन्यवाद।